नमस्कार। मैं पानी में जहाज उतार दूंगा, मैं 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा दूंगा, मैं हवा में बस उड़ा दूंगा, मैं कचरे से सड़क बना दूंगा। आप किसी जादूगर को जानते हैं जो ये सब कुछ कर सकता है? मैं जानता हूं, वो जानता भी क्या हूं, वो इस वक्त मेरे बगल में बैठे। नाम तो सुना ही होगा आपने इनका, अच्छे से जानते हैं। नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 के स्पेशल शो में। आज हम दिल्ली की सड़क पर ये जानने के लिए निकल रहे हैं कि मोदी सरकार ने 9 साल में देश में क्या क्या बदलाव लाए, वो क्या क्या बदला या कुछ नहीं बदला। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपका एक जादू जो उसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये जादू की सवारी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना CNG है, और ये चलती है हाइड्रोजन से। नितिन जी, सबसे पहले तो ये आइडियाज कहाँ से लाते हैं आप? हाउ डज दिस हैपन? देखिए, ये तो दुनिया में लोग रिसर्च करते हैं, लोग अनेक प्रकार की योजनाएं नई नई बनाते हैं। देखिए, हमारे देश ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हमारे देश की समस्या है कि हमारे देश में इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। इससे प्रदूषण होता है। दिल्ली में तो आप भुगत रहे हो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री, और हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाए। और हमारा किसान अन्नदाता है, वो ऊर्जादाता बन गया, अब उसको बिटुमिन दाता, डांबर दाता भी हम बना रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर, हमारा कृषि ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हो, संपन्न हो, वहाँ रोजगार की निर्मित हो, और शहरों के बराबर गांव भी बराबर हो। इसी कल्पना से अनेक योजना जो टेक्नोलॉजी हम लाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये कचरे से तैयार होगा। कचरे से? हाँ, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेगी, इससे मीथेन निकलेगा, उससे हाइड्रोजन निकलेगा। जो सीवेज वाटर है उसको साफ करके इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर उससे हाइड्रोजन बनेगा। इस गाड़ी का नाम मिराई है, जापानी भाषा में उसको फ्यूचर या भविष्य कहते हैं। क्या आपको ये भारत का भविष्य दिख रहा है गडकरी जी? 100% है। देखिए, मिराई इसका हिंदी अर्थ है भविष्य, फ्यूचर, और इसीलिए हाइड्रोजन ये फ्यूचर की फ्यूल है। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और आज हिंदुस्तान आज एनर्जी को आयात करने वाला देश है। अब हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। जिस प्रकार से आज पेट्रोल डॉलर की बात होती ना, कि लोग पेट्रोल, डीजल और गैस एक्सपोर्ट करके धनवान बने हैं, तो भारत हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करके धनवान बनेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का विकास होगा, गरीबी दूर होगी। लेकिन ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि अब हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एनर्जी हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये गाड़ी कब तक अवेलेबल होगी और किस रेंज में होगी? देखिए, ये अभी शुरुआत हुई है। अभी बसेस कुछ हाइड्रोजन पे हुई है। अभी एग्जीबिशन आया तो टाटा और लेलैंड के जो इंजिन्स थे, IC इंजिन, उसमें हाइड्रोजन डाल के ट्रक चलने की बात उन्होंने सक्सेसफुली किया है। बहुत से कंपनियों ने बसेस बनाई है, ट्रक बनाई है, कार भी बन रही है, और बड़े तेज़ी से इसमें बदलाव आ रहा है। 1 साल में काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये चेंज आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बताया कि पानी के अंदर जहाज उतारने की आपने बात की, हवा में बस उड़ाने की, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है। मेरी जो बात मैंने कही जो हुई नहीं वो बताई ना। मैं समुद्र में मुंबई के पानी पे हवाई जहाज़ से उतरा, बाद में मोदी जी उसको लेकर गुजरात में वो भी उड़कर उसमें उतरे, और अब एक प्राइवेट कंपनी 100 MPBS सी प्लेन ले रही है, और वो सर्विस चालू करेगी कि अलग अलग लेक पर, डैम पर हमारे हवाई जहाज़ उतरेंगे, और एयरपोर्ट जैसे वाटरपोर्ट बनेंगे। वो दिन अब दूर नहीं, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी, और ये नया साधन भी प्राप्त होगा। अब मैं जो आप इनोवेशंस की हम बात करते हैं, आपकी कई सारी चीज़ें जो इनोवेशंस में ही मैं काउंट करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप वो टोल बैरियर पे बाम्बू का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप जो मुझे घर में बता रहे हैं, वो कैसे होगा? क्या होगा? टोल बैरियर नहीं, क्रैश बैरियर। रोड के बाजू में जो एक्सिस कंट्रोल करने का करते हैं, और वो क्रैश बैरियर में हमने बाम्बू यूज़ किया। उसकी सब टेस्टिंग हुई, इंदौर के इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाई किया, और वणी से बड़ौदा महाराष्ट्र में हमने ये बनाया, और अब काफ़ी जगह पर हमने इसके काम की शुरुआत की है। ये इको फ्रेंडली है। हमने 3.5 करोड़ 3-3 मीटर के पेड़ लगाए, उसको ई-टैग किया है। तो हमने करीब 25,000 ट्री ट्रांसप्लांट की है। 25,000? हाँ, और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का बहुत सोचते हैं। अभी हमने 7% प्लास्टिक बिटुमिन में डालने की अनुमति दी। जो यूज टायर है उसकी रबर पाउडर निकाल कर वो 15% डालने की बिटुमेन में अनुमति दी। और इतना ही नहीं तो अभी हम लोग कचरा 20 लाख टन कचरा दिल्ली का ये UR2 रिंग रोड में डाल दिया हमने।
फिर अहमदाबाद डोलेरो में 20 लाख टन डाला। अब पूरे कचरे को हम रोड के अंदर डाल के कचरा मुक्त स्वच्छ भारत अभियान को यशस्वी करने की कोशिश करेंगे। जो गंदा पानी है वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और जो परली है जो जलाकर दिल्ली में पूरा, इससे अब इथेनॉल बनता है, सीएनजी बनता है। 135 प्लांट सीएनजी एलएनजी बनाने के काम चल रहा है। 26 प्लांट पूरे हुए हैं। इथेनॉल तो हम देख रहे हैं कि फ्यूल में भी वो आ रहा अभी है। आपको राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनेगा। हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इम्पोर्ट करते हैं। अब ये इम्पोर्ट नहीं होगा, हमारा किसान जो परली जला रहा है उससे बिटुमिन तैयार करेगा और हम खरीदी करेंगे और हमारा इम्पोर्ट बचेगा और किसानों को इसका फ़ायदा होगा। एक कॉमन मैन की तरह आपसे सवाल एक पूछूंगा मैं कि हम लोग बड़े परेशान होते हैं जब रोड्स तो बहुत अच्छी है। अभी हम लोग खुद होके आए, काफ़ी लंबा टूर किया था, राजस्थान गए थे बीच में, फिर यूपी भी गए। टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये इसको लेकर थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। देखिए, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। दूसरी बात, वर्ल्ड में टोल है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अब आपको दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटा लगता था, अगर 2 घंटे में होगा तो 7 घंटे समय की बचत और उसके साथ साथ आपका पेट्रोल डीजल की भी बचत है। तो उसी से हम पूरा इतने हाईवे सरकारी बजट से नहीं बना सकते। हम बाहर से कर्जा लेते हैं, लोगों से पैसा उठाते हैं। हम इनविट मॉडल में छोटे छोटे लोगों का पैसा ले रहे हैं। अभी हमारा इनविट मॉडल ओवर सब्सक्राइब हुआ, मुंबई में हमने लॉन्च किया और 10 दिन की मुदत दी। पहले दिन में 7 घंटे में हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ। पेंशनर्स, छोटे छोटे लोग, कांस्टेबल्स, पत्रकार, जो सर्विस अर्न करने वाले लोग हैं, वो इन्वेस्ट को 8.05% इंटरेस्ट मंथली दे रहे हैं हम लोग। तो नेचुरली उनको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वापस भी करना है। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में ये है कि आप मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मर मंत्रियों में से हैं। आपकी मिनिस्ट्री में तो आप लॉन्गेस्ट सर्विंग, एक रिकॉर्ड ही है वो। अगर इन लाइनों में पूछें कि मोदी सरकार ने 9 साल में देश में क्या बदलाव हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि स्वाधीनता के 75 साल हम कर रहे हैं। पिछले 67 साल में जितना भी काम हुआ होगा, इसमें अटल जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम हुआ, उस तुलना में आने वाले इस 9 साल में हमने देश को तस्वीर को बदल दिया है। हर जगह पर हमने, कोई भी क्षेत्र जाओ आप, नैनो यूरिया आया, ड्रोन से स्प्रेइंग होना शुरू हुआ, जैविक खेती का विकास हुआ, हमारे यहाँ फिशिंग का उत्पादन बढ़ा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ी। आप कोई भी फील्ड में जाइए, लगातार देश बदल रहा है। देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने के प्रोसेस में है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूं आपकी मिनिस्ट्री की, तो आंकड़े कहते हैं कि 28.6 किलोमीटर्स प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन यूपीए की सरकार के दौरान ये आंकड़ा 12 किलोमीटर के आसपास था। कांग्रेस कहती है कि आपका आंकड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप प्रति लेन सड़क निर्माण जोड़ रहे हैं। देखो, कांग्रेस के राज में जो सड़क गिनने की पद्धति थी उसी पद्धति से ये गिनाया है, हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। देश में तमाम योजनाएं लागू हुई हैं। गडकरी जी किस योजना को सबसे बड़ा गेम चेंजर देख रहे हैं इन 9 सालों में? जैसे यूपीए के दौरान राइट टू इन्फॉर्मेशन था, मनरेगा था, फूड सिक्योरिटी थी। इन 9 सालों में ऐसा क्या है जो आपको लगता है गेम चेंजर है, टर्निंग पॉइंट? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रेलवे, एविएशन, रोड, शिपिंग, वाटरवेज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये देश की बदलती हुई तस्वीर है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये सब जो हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, अभिमानास्पद है। और मैं मानता हूँ कि इसके कारण हमारा देश दुनिया के बराबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का धीरे धीरे बनते जा रहा है। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं गडकरी जी, उनमें से एक अभी जो जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हो रहे हैं वो है पार्लियामेंट। लेकिन ऑपोजिशन उसके इनॉग्रेशन का बॉयकॉट कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट हमारे लिए एक अभिमान का विषय है। इतनी सुंदर पार्लियामेंट बनी है और पार्लियामेंट हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने आना चाहिए और लोकतंत्र के मंदिर का ये जो पहला उद्घाटन का कार्यक्रम है, इसमें शरीक होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये काम प्रेसिडेंट का होना चाहिए, इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर लेना चाह रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कहे, उनके हर बात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जनता की अदालत में लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है।
₹2000 के नोट वापस लेने से आपको क्या लगता है, क्या फायदा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात मानता हूँ कि इसके पीछे एक गंभीर सोच है और उससे निश्चित रूप से हमारे अनेक बातों में उसका फ़ायदा होगा और इसलिए ये एक पॉलिसी डिसीजन रिजर्व बैंक का है, देश के हित में है और निश्चित रूप में इससे हमारे इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। विशेष रूप से ये जो नोट का साइज़ बड़ा होने से बहुत सी गलत बातों के लिए उसका उपयोग होता है, वो नहीं होगा। लेकिन अगर इसको डिपॉजिट करते वक्त आईडी नहीं दिया जाएगा तो आपको लगता नहीं है ब्लैक मनी जो लोग रखते हैं उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल होगा? देखिए, सबसे पहले से कि नोट चलन से जारी है तो जिसके पास है उसको वापस लेना, यही उसका मूल उद्देश्य है। बाकी बातों को जोड़ने से ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मैं देखता हूँ हर पार्टी में है, इसलिए मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल जरूर पूछूंगा। 70 साल में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सत्ता में रहकर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ और राजनीति, ये पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये मेरा कन्विक्शन है। तो मुझे लगता है कि जब मौका सत्तारूढ़ पार्टी में काम करने का मिलता है तो देश के लिए सत्ता का उपयोग करके काम करना चाहिए। जब मौका अपोजिशन में मिलता है तो लोकतंत्र में हम अपोजिशन की जिम्मेदारी का वहन करें। हर आदमी अपने क्षेत्र में जब जब रहता है काम करता है, इसका निर्णय करना जनता के हाथ में है और जनता की अदालत में जब निर्णय करती है कि इसने काम अच्छा किया है तो इसको फिर से मौका दो, नहीं किया तो इसको बदल दो। तो जनता ही इसका निर्णय करती है। हमको 19 में लोगों ने फिर से चुन कर दिया, इसका मतलब हम काम करने में कामयाब हुए और ये दोनों 10 साल के अनुभव के आधार पर 2024 में भी हम निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जनता ने सर कांग्रेस के फेवर में निर्णय दिया है कर्नाटक में, क्या वहां पर बीजेपी ने काम नहीं किया? वो स्टेट का इलेक्शन है, आपका उस पे क्या उसको राय है? स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि स्टेट में एक निर्णय लगा इसलिए लोकसभा के समय वही लगेगा। लोकसभा में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुन कर आएगी। लेकिन आप पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस का कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस है इसको आप क्या कहेंगे, या बीजेपी का जो परफॉर्मेंस खराब रहा? देखो, हर चुनाव में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हारने से परफॉर्मेंस खराब नहीं होता और जीतने से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। इसलिए काम करते रहना चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जीत में या हार में मैं चलते रहूँगा, काम करते रहूँगा, समाज की सेवा करते रहूँगा। ये चलते ही रहेगा। राजनीति में ये होने वाला है। कोई परीक्षा में बैठता है तो कोई पास होता है, कोई फेल होता है, फिर दूसरे बार पास होता है, तो ये लाइफ में होता ही है। तो मुझे लगता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी हम जो देख रहे हैं गडकरी जी, वो ये है कि एक कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन यूनाइट हो जाए। अगर ऑपोजिशन यूनाइट होता है तो क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा 2024 में? किस पार्टी ने किससे यूनाइट होना, ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। हम हमारे कार्यों के भरोसे, काम के भरोसे हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जनता का साथ ही हमको मिलेगा। अगर कोई, ये हाइपोथेटिकल सवाल है क्योंकि आपसे मुलाकात थोड़ी कम होती है, अगर कोई सिंगल कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से 2024 में उतारा जाता है तो आपको लगता है उससे फर्क आएगा? मुझे लगता है, मैं पॉजिटिव वोट की बात कर रहा हूँ। हमने 19 में हम चुनाव जीते, उसके बाद और काम किया है। हमने देश को बदला है, देश की तस्वीर को बदला है मोदी जी के नेतृत्व में और जनता चाहे कोई कुछ भी करे, हम फिर से एक बार चुन कर आएंगे, हमारी सरकार आएगी और हमें मेजॉरिटी मिलेगी, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है। एक फैक्टर बार बार जो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर को भी बोलते हुए और कई बार जो आप लोगों की मीटिंग्स में भी डिस्कस होता है कि जो काम किया जा रहा है उसको जनता के बीच में कम से कम बताया जाए कि ये काम किया जा रहा है। क्या संवाद की कमी दिखती है आपको जनता और सरकार या कुछ नेताओं, सत्ता पक्ष के और जनता के बीच में? देखिए, आखिर काम किए हुए काम को लोगों तक पहुंचाना ये सरकार का भी काम है और पार्टी का भी काम है और नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी भी ये कोशिश करती है और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी ये कोशिश करती है और डिपार्टमेंट वाइज हमारा भी काम है कि लोगों के पास जाकर हम अपने कार्य का लोगों को लेखा जोखा दें। तो हम सभी दृष्टि से काम तो कर रहे हैं और उसके कारण काम पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव करने के बारे में योजना बनती है और हम उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सवाल जो मन में आ रहा है वो ये है कि दिल्ली को लेकर एक विवाद है, वो जो अध्यादेश लाया गया है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। आपकी इस पर क्या टिप्पणी? मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में सरकार की
बारे में उचित व्यक्ति जो होगा वही सब बातों के जवाब देगा, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैं जिस अधिकार से बोल सकूंगा, वैसे इसके बारे में जो डिपार्टमेंट ने अध्यादेश निकाला वही मंत्री आपको उसका सही जवाब दे पाएंगे। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, आप महाराष्ट्र से आते हैं, अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी 2024 तक बना रहता है तो क्या बीजेपी के लिए परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता। देखिए, राजनीति में जो वीक हो जाते हैं वो एक हो जाते हैं, तो ये हमारी ताकत का लक्षण होता है। ये जो एक दूसरे को न मिलने वाले, एक दूसरे से बातचीत न करने वाले, एक दूसरे को गाली गलौज करने वाले आज गले में गला डाल के मिल रहे हैं, इसका मतलब हम ताकतवर बने हैं और हमारी ताकत ने उनको इकट्ठा किया है। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो इकट्ठा होंगे। हम पॉजिटिविटी के साथ, काम के साथ हम महाराष्ट्र में भी चुन कर आएंगे और देश में भी चुन कर आएंगे। अजीत पवार काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की भी तारीफ कर चुके हैं। दोस्ती क्या आपको लग रहा है बढ़ रही है? इसकी मुझे कल्पना नहीं, आजकल मेरा मुंबई जाना कम होता है और महाराष्ट्र के राजनीति में क्या क्या चल रहा है इसके डिटेल मुझे पता नहीं। मैं एक सवाल प्योरली आपकी मिनिस्ट्री से पूछना चाहूँगा, एक थोड़ा सा फियर साइकोसिस है दो चीज़ों को लेकर। पहला ये है कि अगर एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स में फ्यूल आ रहा है और एथनॉल अगर उसकी क्वांटिटी मैनेज नहीं की गई तो उससे गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, ये भी एक रिसर्च कह रही है। इसको कैसे टैप किया जाएगा? कौन सा रिसर्च कर? कई जगह बताया जा रहा है गलत रिसर्च है, झूठी बात है। हम 15% इथेनॉल यूज़ करते हैं। ब्राज़ील में यही गाड़ी है 26% इथेनॉल यूज़ होता है, कोई नहीं होता। फ्लेक्स इंजन की गाड़ी अमेरिका और कनाडा में है, कोई नहीं, इतना नहीं। 100% इथेनॉल यूज़ किया जा रहा है और इथेनॉल ये अच्छा फ्यूल है। रेसिंग कार जो होती है उसमें पूरा इथेनॉल यूज़ होता है। ये लॉबीज़ है, जगह जगह पर ऐसी कुछ बातें जानबूझकर छोड़कर। लेकिन गडकरी जी एक बात बताइए, चाहे वो ये हाइड्रोजन की बात हो या एथनॉल की बात हो, आप तो वो जो लॉबीज है उनके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और देश के लिए भले ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो शांत बैठेंगे? देखो, झूठी बातें कहेंगे तो उसका जवाब देंगे और सच्चाई ये है कि इथेनॉल की गाड़ी 15% डाल के कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक, मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हर जगह मैं पढ़ रहा था रिसर्च है कि 10% से ऊपर गया तो गाड़ी का इंजन खराब है, ऐसा लिखा हुआ है। उनको पूछो कौन सा रिसर्च है। ARAI ने अभी रिसर्च किया है, उन्होंने 20% तक डालने के बारे में रिसर्च करके ट्रायल करके सर्टिफाई किया। अब डीजल में भी 15% डालने का उन्होंने रिकमेंड किया इथेनॉल का, और 15% मिथेनॉल भी डीजल में डाल सकता है, ये भी रिकमेंडेशन किया। हमने भी टेस्ट किया, हमारी भी लेबॉर्ट्रीज है। हम ऐसा मन में लाया और डाल दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये झूठा प्रचार करते हैं, गलत बात बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अच्छा, ये आपने इसमें क्लैरिटी दे दी क्योंकि ये मन में एक संशय था मेरे। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात करता हूँ। आपके अंदर ऐसा क्या करिश्मा है कि विपक्ष केंद्र सरकार पर चाहे जितने हमले करे, आपके प्रति हमेशा नरम रहता है? देखिए सर, मैं तो पार्लियामेंट में ही मैंने कहा था, जब 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफरेंट पार्टी है, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, अभिनंदन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक हूँ। इसके बावजूद हमारे वैचारिक विरोधक होने के बाद भी लोग ने मेरे बारे में अच्छी बात कही। इसका कारण जो भी मेरे पास मिलने के लिए आता है, तो हमें यही सिखाया गया है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो हम जो भी उचित काम होता है वो सबका करते हैं, तो उसी कारण लोगों में अच्छा विश्वास है, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ उन सबका। मैं अभी आपके यहाँ था तो मैंने आपके यहाँ देखा कई सारे लोग जो माइनॉरिटीज़ से आपके यहाँ लोग बैठे हुए थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ को लेकर या बीजेपी और माइनॉरिटीज़ 9 साल में वो जो एक बैरियर है, आपको लगता है टूटा है, एक परसेप्शन टूटा है? देखिए, इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी है। हम किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी संकल्पना यही है कि व्यक्ति उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे बारे में जातिवादी, सांप्रदायिक करना और हमको विलन के रूप में पेंट करना एक कुछ राजनीतिक नेता और पार्टियों का धंधा है, और उनको डर और फियर उनके मन में निर्माण करके उनको स्वाभाविक रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो कर रहे हैं। पर जहाँ तक हमारी पार्टी है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, इसी बात पर हम काम करते हैं। और इसलिए हम किसी धर्म, संप्रदाय और जात के ना विरोध में है, ना समर्थन में। हम मानवता के आधार पर काम करते हैं। हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण, यही हमारा भाव है।
नहीं, लेकिन जैसे अब मैं बात करता हूँ, मैं एक कंपैरेटिव स्टडी लेता हूँ। अगर मेरे सामने ये है कि आज की तारीख में माइनॉरिटीज़ में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो जो मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं उसकी बात करूंगा। और कर्नाटक का इलेक्शन सबसे बड़ा है, उसमें दिखाई देता है कि शायद बीजेपी कन्विंस नहीं कर पाई, शायद अभी भी एक उनके अंदर फियर है। मुझे लगता है चुनाव की राजनीति में जो कुछ मतदान होता है उसके अनेक विषय उसके अंदर होते हैं, और हार जीत के बाद तुरंत इस प्रकार के ओपिनियंस निकाल लेना, इन्फ्लुएंस निकालना, ये बहुत तात्कालिक होते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है वो नहीं, इसका नहीं होता। हर आदमी आजकल पति एक जगह वोट देता है, पत्नी एक जगह वोट देती है, बेटा एक जगह देता है। अब लोगों के व्यूज अलग अलग है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ गडकरी साहब, आप ये बताइए, अगर माइनॉरिटीज़ को बीजेपी की तरफ देखना है तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो देखेंगे बीजेपी की तरफ? देखो, आज अगर रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, तो हमारी सरकार ने जितनी उतने किसी ने नहीं दी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारी 50 योजना है, कहीं हमने लिखा है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है? क्या कोई योजना में हमने भेदभाव किया है? ऐसा कहीं नहीं किया। हमने सब योजनाओं का फ़ायदा सबको दिया है, और हमारे कार्य को हम केवल माइनॉरिटी को वोट बैंक नहीं मानते, हम उनमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। शिक्षा का प्रसार हो, रोजगार मिले, प्रगति और विकास की ओर हो जाए, गरीबी दूर हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को पता है कि नहीं, हम मानवता के आधार पर, अब जैसे तलाक वाली बात थी कि तलाक 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 3 बार बोलो छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, मानवता के आधार पर ठीक नहीं था, हमने उनको न्याय दिलाया। तो मेरा जो कहना है कि जो काम हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर कर रहे हैं, और लोगों को धीरे धीरे इस बात का महसूस भी हो रही है, और इसलिए कोई भी प्रचार अपप्रचार जो होता है उससे दूर रहकर हमको सपोर्ट करने वाला क्लास दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसका भी मुझे समाधान है। आपने एक काम बहुत अच्छा किया, वो था एयर बैग्स को लेकर, सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन अब बात हो रही है कि पूरी गाड़ी में एयर बैग्स होने चाहिए, पीछे भी होने चाहिए, सीट बेल्ट भी मैंडेटरी होना चाहिए। इसको लेकर आपको लगता है कि 6 एयर बैग्स अभी हमने स्टार रेटिंग किया है, तो उसके कारण अब सभी कंपनियां लगा रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। बेस मॉडल से कैसे सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी? नहीं, बेस्ट मॉडल को भी स्टार रेटिंग में वो करना ही पड़ेगा, गाड़ियों को लगाना ही पड़ेगा। एक सवाल, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि जो रोड फेटालिटीज़ हैं, इनको कैसे कम करने का टारगेट लिया जा रहा है? एक बात तो ज़रूरी है कि आज अभी तक आपने पूछे हुए सभी सवालों का जवाब देते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये एक क्षेत्र है कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया। फिर इसके इन्फोर्समेंट में रोड सेफ्टी का नया बिल लाया, उसके कारण भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर कानून में सुधार किया। कानून के प्रति डर भी नहीं, सम्मान भी नहीं। इसके बाद एजुकेशन में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग NGOs, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के मार्फत नई पीढ़ी को ट्रेन करें। और इमरजेंसी यानी रोड साइड में एक्सीडेंट होते तो उनको तुरंत मदद देना, तो चारों इस पर हम काम कर रहे हैं। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, और मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 18 से 34 वयोगट की 60% लोग हैं, और नेशनल हाईवे पर भी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसमें लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान, लाल दिया दिखा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। तो आप जैसे मीडिया के लोग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबकी मदद से लोगों को भी हम समझाना, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बदलना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत चल रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, पर पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 2030 तक का आपका क्या एम है सर? सर ये फालतू बातें हैं, 2030 और 32। ओके, आप अभी गाड़ी लेंगे नेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे। इसका ये कन्विक्शन कैसे आ रहा है सर? इसका कारण, पेट्रोल गाड़ी का अगर आपका खर्चा 25,000 रुपये है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्चा 2,000 रुपये है, और कंफर्ट्स वही है। अभी देखो ये गाड़ी में कोई है, वो चार्जिंग और ये बहुत सारी अपने घर में रात को लगा दो, एक स्कूटर
एक दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है और उसके चार्ज 125 किलोमीटर का। घर में आया चार्ज करो। कार 400, 450, 600 किलोमीटर गई, घर में आप चलाते 70-80-100 किलोमीटर। घर में रात को लगा तो सुबह फिर फुल। आप इलेक्ट्रिक, आपके घर में मैंने इलेक्ट्रिक कार है, चार्जिंग हो रही है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स तीनों व्हीकल है। और मैंने तो पेट्रोल डीजल के व्हीकल में बैठना ही बंद कर दिया, बैठते नहीं मैं। लास्ट सवाल सर, अगर मोदी जी की सरकार को 10 में से कुछ नंबर आप देना चाहेंगे तो कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। सर थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। वी आर ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार।